जैसे स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूलर वेट। कई चीज़ों के हमने डिस्कस किए थे। सो इक्विवेलेंट वेट मैंने कहा था कि लाइक मॉलिक्यूलर वेट है H2SO4 का, मुझे एक मोल दिख रहा है हम लोग जो सेंटर पे है, और इसके एक मोल में 2 ग्राम इक्विवेलेंस होंगे। इक्विवेलेंस मतलब इसका ये एक मोल का जो वेट है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, एंड इक्विवेलेंट वेट इसका हाफ है। तो दैट इज एसिड के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट which gives 1 mole of H ion is known as equivalent weight। ठीक है, और इसी तरीके से बेसिस में द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट which gives 1 mole of OH ion is known as equivalent weight। तो इक्विवेलेंट वेट एसिड एंड बेस के केस में निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट इज डिवाइडेड बाय अ फैक्टर, इट इज बेसिसिटी और एसिडिटी, कि कितने वो बेसिसिटी होता है फॉर एसिड एंड एसिड के लिए बेस के लिए होता है एसिडिटी, कि वो कितने एच आयंस दे रहा है या वो कितने ओ एच आयन दे रहा है पर मॉलिक्यूल, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। और इस तरीके से हमने कई चीजें देखी थी, जैसे H3PO4 में एक मोल में 3 इक्विवेलेंस हो सकते हैं, मतलब एक मोल मॉलिक्यूलर वेट उसके 3 इक्विवेलेंट वेट कम होते हैं उसमें। सो इक्विवेलेंट वेट इज 1/3 ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इन केस ऑफ H3PO4। ये 3 एच आयंस दे सकता है, बट इट डिपेंड्स वेरी फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। अगर Na3PO4 बना रहा है, प्रोडक्ट देखने पर Na3PO4 बना रहा है, देन ऑल हाइड्रोजन्स आर बीइंग रिप्लेस्ड, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है इसके मॉलिक्यूलर वेट का 1/3 होगा। अगर इन केस ये Na2HPO4 बना रहा है, देन we can see 2 हाइड्रोजन्स आर बीइंग रिप्लेस्ड, देन डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। और इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था कि अगर एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। एंड दिस इज क्योंकि मैक्सिमम 3 रिप्लेस हो सकते थे एंड रिएक्शन टू रिएक्शन वैरी कर रहा है। बट जैसे एसिटिक एसिड है C2H4O2 का, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है इट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिखने को 4 हाइड्रोजन है बट एक ही है जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। इस तरीके से हमने ये चीजें डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, डिस्कस किया था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन होता है इट्स द पार्ट ऑफ एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन आयन which bears unit positive charge और unit negative charge is known as equivalent weight of ion। तो हमने देखा था कि सल्फेट आयन में पूरा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 2 नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहा है, तो उसका हाफ मोल जो है दैट विल बेयर, इन केस ऑफ आयन ग्राम आयन कहलाता है ये मोल जो होता है, तो दैट विल बेयर 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट का हाफ होता है सल्फेट आयन का। ये हम इस तरीके से देख रहे थे। सॉल्ट के केस में, सॉल्ट के केस में पूरा मॉलिक्यूलर वेट का वो पार्ट जो इधर 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज बेयर करता है दैट इज नोन एज इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो हमने फॉर्मूले भी, अब यहाँ हम देख रहे हैं सोडियम सल्फेट का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। बीच में एक सल्फेट आयन है, राइट साइड सोडियम आयन है, लेफ्ट साइड सोडियम आयन है, और हम देख रहे हैं पूरा मॉलिक्यूलर वेट है जो ये पूरा एक बॉक्स बड़ा सा बना हुआ है। इसके मैंने 2 कलर का रखे हैं, ब्लू एंड येलो, एंड इस पूरे मॉलिक्यूलर वेट में 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव है। तो हम देख रहे हैं या तो हम ब्लू को कंसिडर कर लें या येलो को कंसिडर कर लें। इसका मॉलिक्यूलर वेट का जो हाफ है वो जो है वो या तो इधर नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहा है, 1 नेगेटिव और यूनिट पॉजिटिव। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है जैसे मॉलिक्यूलर वेट का हाफ है। हमने इस तरीके से ड्रॉ कर करके कई चीजें देखी थी। सो नाउ हम देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट हम नए तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है, हमने निकाला था, लाइक हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था कि अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है लाइक Na2SO4 का, तो जो इसका इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का होता है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केटायंस या एनायन कुछ भी ले लें, नंबर ऑफ केटायंस मल्टीप्लाई बाय इट्स वैलेंसी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, इट्स वैलेंसी। तो ये था, तो इक्विवेलेंट वेट जो सॉल्ट का ये होता है। तो अगर हमें जैसे कि इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम क्लोराइड का निकालना है, तो जो मेथड है कि मैंने जो पहले आपको बताया कि आप क्या करेंगे, एक पूरा आपने एक बॉक्स बना लिया, ये एक इसका मोल है और वेट के टर्म्स में इसका मॉलिक्यूलर वेट है,
और इसमें देखिए हम 3 पार्ट कर देते हैं, एक एल्यूमिनियम आयन और 3 क्लोराइड आयन है। एल्यूमिनियम आयन का मतलब है कि इस पर 3 पॉजिटिव है और उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन के 3 नेगेटिव हैं। तो द पार्ट विच बेयर either 1 positive or 1 negative is only this one third. तो इसका जो equivalent weight है, that is equivalent weight इसका जो होगा that is molecular weight divided by मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3 होगा, इसका 1/3 होगा। और वैसे भी अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो इस इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट है 27 प्लस 3 इंटू 35.5 एंड डिवाइडेड बाई जो है नंबर ऑफ केटायंस, तो इंटू वैलेंसी, नंबर ऑफ केटायंस एक मॉलिक्यूल में लेते हैं, एक मॉलिक्यूल में एक केटायन है, केटायंस पर मॉलिक्यूल है, सो एक केटायन है एंड इसकी वैलेंसी जो है दैट इज 3, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम एनायन के टर्म्स में ले तो भी वही चीज हो जाएगा, नंबर ऑफ एनायंस ले लेंगे, नंबर ऑफ एनायंस है 3 और उनकी वैलेंसी है 1, तो बात वही आएगी विल डिवाइडेड बाय 3। तो मैंने एक तरीके से इसका डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या, देन हमने इसको फॉर्मूला अप्लाई करके समझाया। हम जो भी चीजें पढ़ेंगे हम उसको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको बहुत हायर लेवल तक ले जाते हैं। अगर आपका बेस वीक है सो यू कैन नॉट टच हायर लेवल। सो फर्स्ट मैंने आपको बताया व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। अब अगर आप देखें कि अगर आपके पास एक सॉल्ट है FeCl3, या अभी जो हमने ऊपर लिया था हम वही एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने ये लिया था एल्यूमिनियम क्लोराइड का। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का अभी हमने इक्विवेलेंट वेट निकाला था, इक्विवेलेंट वेट अभी फॉर्मूले से हम कर रहे थे, दैट वाज इट्स मॉलिक्यूलर वेट 27 into 3 सॉरी 27, एल्यूमिनियम का केवल पर मॉलिक्यूल 1 आयन है, प्लस 3 into क्लोराइड आयन 1 है, डिवाइडेड सॉरी 3, हाँ 3 क्लोराइड आयन है, मल्टीप्लाई बाय आई एम सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है हमको एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट है 27 प्लस 3 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, तो डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम आयन ले लें या क्लोराइड आयन ले लें, एल्यूमिनियम आयन है 1 एंड इसकी वैलेंसी है 3। ये हमारा इसका इक्विवेलेंट वेट आया था और हमने वो बॉक्स बना के भी ऐसे चेक किया था, इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट का हाफ 1/3 होता है, सॉरी। तो अब है कि एक और तरीका है जिससे हम किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, उसके जितने भी आयंस हैं आप उनके इक्विवेलेंट वेट का सम कर दीजिए, यू विल गेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, जितने भी आयंस हैं उनके इक्विवेलेंट वेट का सम कर दीजिए। जैसे कि एल्यूमिनियम का यहाँ पे 2 आयंस हैं, एक तो एल्यूमिनियम आयन है एंड क्लोराइड आयन है, मैंने आपको दोनों के इक्विवेलेंट वेट निकालने बता दिए हैं। तो इसके इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का हो जाएगा 27 एंड इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो उसका वेट बेयर करेगा दैट इज 27/3 एंड क्लोराइड आयन का हो जाएगा, इसका एटॉमिक वेट है 35.5, 30.5 और जो यूनिट नेगेटिव चार्ज बेयर करेगा दैट इज 1। और अगर हम इनका सम निकालते हैं देन इट इज 3, 27 प्लस 35.5 इंटू 3, सो द सेम वही वैल्यू आ रही है जो यहाँ पर आई थी। अगर आपको किसी भी सॉल्ट का किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस के इक्विवेलेंट वेट का सम ले लीजिए, यू विल गेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्ट या कंपाउंड। हम कहीं से भी शुरू करते हैं, लाइक Na2SO4, Na2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, हम सोडियम का इक्विवेलेंट वेट ले लें। अब आप जानते हैं सोडियम आयन है, तो इसका जो एक पूरा जो एटॉमिक वेट है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड है, तो हम कह सकते हैं 23 डिवाइडेड बाय 1। एंड सल्फेट आयन में अगर हम देखें तो सल्फेट आयन में 2 नेगेटिव चार्ज होता है एंड नेगेटिव चार्ज पूरे एक मोल पे पूरे उस पर मॉलिक्यूल पे स्प्रेड होता है, तो सल्फेट का होता है 32 प्लस 4 इंटू 16, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन दोनों का सम कर देंगे, विल गेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4। इफ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeCl3,
सो इसमें 2 आयंस हैं, वन इज फेरिक आयन एंड देन इसमें एक आयन है क्लोराइड आयन. So equivalent weight of ferric ion will be 56 divided by 3 charge on it. हमने फॉर्मूला भी रखा है. एंड क्लोराइड आयन का होगा 35.5 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरिक क्लोराइड. अगर हम सॉल्ट के फॉर्मूले से भी निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट होगा इट्स मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 56 प्लस 3 into 35.5 डिवाइडेड बाय cation है 1 एंड इसकी वैलेंसी है 3. सो वी आर गेटिंग सेम आंसर. यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम 56 है एंड यहाँ पर 56 प्लस 35.5 into 3 वी आर गेटिंग सेम आंसर. तो बेटर है हम सारे आयंस, जितने भी आयंस हैं उनके इक्विवेलेंट वेट का सम कर लें तो हमें मिल जाएगा equivalent weight of a salt. Like equivalent weight हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का निकालना चाहते हैं. ये ऑक्साइड एक कंपाउंड है, तो हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आयन निकाल लें. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आयन होगा, इसका एटॉमिक वेट होता है 24 डिवाइडेड बाय इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड आयन निकाल लें. इसका एटॉमिक वेट होता है 16 डिवाइडेड बाय 2 सो दैट इज 12 प्लस 8 20. सो इस वैसे भी अगर हम निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 होता है, डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे, देन 20 आता. सो दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड का. तो किसी भी कंपाउंड का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, आप उसके आयंस के इक्विवेलेंट वेट का सम कर देंगे, देन यू विल गेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कंपाउंड. हम इसको शो कर सकते हैं लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड हम ड्रॉ करें. हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को ड्रॉ किया है. ये हमारा 1 मोल है, एक वेट के टर्म्स में मॉलिक्यूलर वेट है मैग्नीशियम ऑक्साइड का. ठीक है, इसमें एक मैग्नीशियम आयन है और एक ऑक्साइड आयन है. हम इसको 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं. एक पॉजिटिव चार्ज इधर है और एक पॉजिटिव चार्ज इधर है. ठीक है, एंड अगर हम ऑक्साइड आयन लें तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इधर कर दें और एक नेगेटिव. मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट हमेशा क्या होता है, द पार्ट दैट बेयर्स ईदर 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे जो इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 40 ग्राम का है. 24 इसमें से मैग्नीशियम का कंट्रीब्यूशन है एंड 16 जो है दैट इज ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन है, 40 का है. तो ये पार्ट जो होगा दैट पार्ट विल बी ओनली 20 ग्राम. सो 20 ग्राम इज equivalent weight of magnesium oxide. So this is another method of calculating equivalent weight. किसी भी आपको salt का equivalent weight मिले, आप उसके ions के equivalent weight का sum करते चले जाइए. That will give you equivalent weight of a salt or a compound. तो ये था हमारा किस तरीके से हमें calculate करना है equivalent weight of a salt.